Dear students, earlier I have posted some fundamental lectures on the subjects like plant tissue culture, genetics, DNA replication, etc. Today we will have a lecture on Mendelian genetics and its fundamental concepts. There are some terms which are to be answered before we go to the Mendel's law. What is genetics? Genetics is the branch of life science that deals with the study of heredity and variation. आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वहन किस प्रकार से होता है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, इसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं. हेरिडिटी, it is the transmission of character from parents to their offsprings, or you can say transfer of characters from one generation to the another generations. What is variation? Variation is the difference among the offspring and with their parents. Hereditary variations and environmental variations. There are two types of variations are there. Hereditary variations are always genetical एंड इनहेरिटेबल. इसका अर्थ यह है कि आनुवंशिकीय जो परिवर्तन जो होते हैं वो जनरली जीन्स के अंदर होते हैं और वो स्टेबल प्रकार के वेरिएशंस होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे आवश्यक रूप से जाते हैं. दूसरे वेरिएशंस जो कि एनवायरमेंटल वेरिएशंस के नाम से जाने जाते हैं, ये वेरिएशन एनवायरनमेंट के संपर्क में आने से एक्वायर किए जाते हैं लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं. Then what is homozygous and heterozygous genotype? Homozygous means समयुग्मजी. जब किसी अलील के दोनों ही सदस्य एक ही जैसे होते हैं, या तो डोमिनेंट होते हैं या रेसेसिव होते हैं, जैसे कि इस परिभाषा में रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल आर, इट इज homozygous dominant, whereas स्मॉल आर दैट इज homozygous recessive. तो ऐसे अलील जिसमें दोनों ही पार्टनर एक जैसे होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं. लेकिन अगर ये किसी अलीलिक पेयर में भिन्न होते हैं, एक डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव होता है, तो उसे हम विषमयुग्मजी जीनोटाइप कहते हैं. उदाहरण में यहाँ दिखाया गया कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि जनरली हाइब्रिड्स में होता है. नाउ फैक्टर. व्हाट इज फैक्टर? ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लक्षणों का नियंत्रण जीन्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन मेंडल ने उस समय इस जीन को कारक के नाम से समझाया था जो कि बाद में जॉनसन के द्वारा इसे जीन का नाम दिया गया. हाइब्रिड, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट्स दैट आर डिफरेंट इन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिड. और आप कह सकते हैं संकर वह होता है जो कि किन्हीं दो जनकों के आपस में क्रॉस करने से बनता है और वो हमेशा उसके पेरेंट्स से भिन्न होता है. बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस आर दी क्रॉसेज व्हेन F1 hybrid is crossed with its parents, either they are dominant or recessive. It is called as back cross. Whereas test cross is the cross between F1 hybrid and its homozygous recessive parent. Normally all test crosses are the back crosses. सभी परीक्षार संकरण संकर पूर्व संकरण होते हैं, जबकि सभी संकर पूर्व संकरण परीक्षार संकरण नहीं होते हैं. उसका कारण आप देख रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी को केवल उसके रेसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस कराया जाता है. देन डोमिनेंट एंड रेसेसिव. प्रभावी और अप्रभावी. ऐसे लक्षण जो कि F1 जनरेशन के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें हम प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में दब जाते हैं या अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं उन्हें हम रेसेसिव कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं. देन पुन्नेट स्क्वायर. जब भी हम आनुवंशिकी के प्रयोगों में जब भी कोई संकरण कराते हैं तो संकरणों को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर जैसी संरचना बनाते हैं जिसका
सर्वप्रथम प्रदर्शन आर.सी. पुन्नेट ने 1905 के अंदर किया था, जिसके द्वारा किसी भी संकरण को चेकर बोर्ड में बना करके दिखाया जाता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्ररूप या लक्षण प्ररूप। जीन प्ररूप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनी प्ररूप होता है, जीनी प्रतिरूप होता है। ये दर्शाता है कि वह ऑर्गेनिज्म जिसमें ये जीन उपस्थित है वह कैसे है, वह समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। जबकि फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाहरी प्रतीति दिखाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखाई देता है, जैसे वो लाल फ्लावर है या पीला फ्लावर है, कोई लंबा है या बोना है। ये जो भी लक्षण जो कि बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप कहते हैं। देन अलील, और अलील इट इज़ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेट फॉर्म इन द सेंस जैसे किसी भी पौधे की लंबाई के लिए दो जीन प्ररूप होते हैं, एक कैपिटल टी होता है, दूसरा स्मॉल टी होता है। तो ये दोनों लंबापन के लिए ही उसकी अलील कहलाती है। नाउ who was Gregor John Mendel and how he deduced the laws for inheritance। मेंडल कौन थे और उन्होंने किस प्रकार आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। जैसा कि आप जानते हैं, मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया नामक कंट्री में मोराविया के अंदर एक गरीब किसान के घर पर हुआ था। उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा गरीबी के कारण वहाँ पर नहीं कर पाया और 1843 के अंदर वो एक चर्च में पादरी बन गए। 1847 में उन्होंने ब्रून शहर के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, जो कि अभी चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक पादरी उस मोनास्ट्री के अंदर जो हेड के रूप में कार्य किया। 1851 में वो वियना यूनिवर्सिटी में नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का अध्ययन करने के लिए 2 साल तक गए और वापस लौटने पर उन्होंने हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में भी कार्य किया और 1856 से लगा करके 1865 में उन्होंने अपने प्रयोगों को भी अंजाम दिया। 1856 से 1863 में मेंडल ने लगभग 28,000 मटर के पौधों को कल्टीवेट करके उनमें टेस्टिंग की। उन्होंने सारे ट्रेड्स का अध्ययन किया। ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा गया। क्यों? कि मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने इस पीरियड में मटर के पौधों पर कई सारे प्रयोग किए, उनके रिजल्ट्स को उसने अच्छी तरीके से एनालाइज किया और उनको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन और कह सकते हैं आप उनको सांख्यिकी विश्लेषण के द्वारा अपने रिजल्ट्स को उसने प्रमाणित करने की कोशिश की। 1865 के अंदर उन्होंने अपने रिजल्ट्स को ट्रांसलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स के नाम से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून द्वारा निकाली जाने वाली एक मैगजीन में प्रकाशित किया। हालांकि मेंडल के इस कार्य को उस समय कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन मेंडल का जो कार्य था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसा कि आप जानते हैं, मेंडल ने अपने कार्य के लिए मटर के प्लांट का सिलेक्शन किया। वाई ही सेलेक्टेड मटर प्लांट? बिकॉज मटर is having pure variety that were available. Pea plants are easy to cultivate. Life cycle of plants are only for few months, so that result can be got early. The pea is having the contrasting traits as tall and dwarf, yellow and red, and so many. Flowers are bisexual and they are the normally self-pollinated, so flowers can be cross-pollinated only manually. So it is easy to control the experiments, and hybrids, whatever they have arises, they were fertile. So Mendel selected pea plant and all those 7 contrasting characters which are given here: seed shape, that is smooth and wrinkled,
One is dominant character, another is recessive trait or recessive character. Seed color yellow and green. Pod shape inflated and wrinkled. Pod color, that is green and yellow. Flower color, that is purple and white. Flower position, that is axillary or it is terminal. And stem length, that is tall and dwarf. So Mendel has all those 7 contrasting characters, and therefore Mendel has had very good results. But Mendel has got no importance at that time, and he was died in 1884. मेंडल का कार्य को वहाँ पर बहुत महत्व नहीं मिला और मेंडल की 1884 में मृत्यु हो गई। मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद में 1900 के अंदर मेंडल के ही कार्य को वापस 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डी वरीज हॉलैंड एंड फ्रांस कोरेंस इन जर्मनी एंड एरिक सर्मक इन ऑस्ट्रिया, they have done the same experiments as Mendel did and reached to the same results as Mendel was reached, and therefore Mendel's law was rediscovered, and the Mendel has got the degree of father of classical genetics. And all these 3 scientists who rediscovered Mendel's law has been identified as the rediscoverer of the Mendel's law, not the Mendel's law. Now he has given 3 laws, that is law of dominance. What is law of dominance? In a cross of parents that are pure for contrasting characters, only one form of the trait will appear in the first filial generation F1. जैसा कि पहले बताया गया कि जब भी हम किन्हीं 2 जनकों को आपस में संकरित कराते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है, और प्रभावी लक्षण के उत्पन्न होने के कारण वो दूसरे लक्षण को दबा देता है, और इसी प्रकार की सारी जो ऑफस्प्रिंग होती है वो हेटेरोजाइगस होती है, और ये नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। जबकि जो दूसरा लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसे हम रेसेसिव कहते हैं, या हम उसको अप्रभावी कहते हैं। दूसरा जो नियम दिया गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एग्स और स्पर्म, द 2 alleles responsible for a trait separate from each other. Alleles for a trait are then recombined at fertilization, producing the genotype for the traits of the offspring. This law can be illustrated using monohybrid crosses. So पृथक्करण का नियम कहता है कि युग्मकों के निर्माण के दौरान हर एक अलील के जो 2 भाग हैं वो दोनों ही अलील के भाग अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और वो पृथक्करण दर्शाते हैं। और फाइनली जब वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन जब वो करते हैं तो वहाँ पर वो नए जीनोटाइप के निर्माण को दिखाते हैं। मेंडल का जो तीसरा नियम दिया गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और आप कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। व्हेन alleles of 2 characters are taken together during a cross, then each allelic gene pair assort independently of one another. They do not interfere with the expression of each other. This law can be illustrated using dihybrid crosses. Means स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब हम किन्हीं 2 लक्षणों के युग्म विकल्पियों को आपस में संकरित कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पियों के एक्सप्रेशन में कहीं पर भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं, और आप कह सकते हैं कि दोनों ही अपने इंडिपेंडेंटली ये कार्य करते हैं, जिससे दोनों ही लक्षणों के आपस में कहीं पे भी उनके एक्सप्रेशन में बाधा नहीं पहुंचती है। इस प्रकार का नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। थैंक यू। दिस कंप्लीट्स द some genetics terminology and the Mendel's work with its laws. Thank you.